ये है बजाज पल्सर। कहते हैं कि इस बाइक ने बजाज को डूबने से बचा लिया था और एक टाइम था जब चेतक इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक इमोशन हुआ करती थी। आज बजाज ऑटो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर और दुनिया की नंबर 1 थ्री व्हीलर कंपनी है। सालों तक इस कंपनी ने इंडियन टू व्हीलर मार्केट पर राज किया है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब कंपनी बंद होने की नौबत पे आ गई थी। तब जापान की कावासाकी मोटर्स की KV100 और कैलिबर जैसी बाइक्स ने बजाज को डूबने से बचा लिया। लेकिन आगे चलकर ऐसा क्या हुआ कि बजाज ने कावासाकी का ही साथ छोड़ दिया और KTM में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। क्या कावासाकी ने बजाज को धोखा दिया, बजाज ने कावासाकी को धोखा दिया? ये पूरी कहानी क्या है, पूरा माजरा क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। बजाज की जर्नी को समझेंगे बहुत कम समय में और बहुत डिटेल में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1889 में, जब राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब मारवाड़ी के घर जमुना लाल बजाज जी का जन्म होता है। सिर्फ 5 साल की एज में ही एक राजस्थानी बिजनेसमैन बछराज बजाज ने उन्हें अपने ग्रैंडसन के रूप में गोद ले लिया। बछराज बजाज के ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे रिलेशन थे और वो महाराष्ट्र में रहकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस किया करते थे। केवल 4 साल के फॉर्मल एजुकेशन के बाद ही जमुना लाल भी इसी बिजनेस से जुड़ गए और बिजनेस के तौर तरीके सीखने लगे। बछराज जी के डेथ के बाद जमुना लाल ने बिजनेस को अपने हाथों में ले लिया और 1927 में बछराज एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक नई कंपनी की नींव रखी और इस तरह बजाज ग्रुप के विशाल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत हुई। जमुना लाल बजाज अंग्रेजी हुकूमत के सख्त खिलाफ थे और महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। जमुना लाल जी ने कई फैक्ट्रीज की शुरुआत की ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और हम देश में बने हुए सामानों का, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर पाए। गांधी जी के ही कहने पर उन्होंने 1931 में यूपी के लखीमपुर खीरी में हिंदुस्तान शुगर मिल्स की शुरुआत की, जो आज बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल है। जमुना लाल जी जब गांधी जी के साथ फ्रीडम मूवमेंट में काफी बिजी रहने लगे तो बिजनेस को उनके बड़े बेटे कमल नयन बजाज संभालने लगे, जो कि कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आए थे। बिजनेस को संभालते ही उन्होंने स्कूटर, थ्री व्हीलर, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कई अलग अलग सेक्टर्स में बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया। 1945 में उन्होंने बछराज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को स्टार्ट किया, जिसे आज हम बजाज ऑटो के नाम से जानते हैं। वैसे तो बजाज ग्रुप आज इंडिया की 3rd लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप है, जिसका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 14 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन आगे वीडियो में हम सिर्फ बजाज ऑटो पे फोकस करेंगे, उसकी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। आजादी के बाद हमारे देश में टू व्हीलर की सख्त जरूरत थी, बहुत डिमांड थी, लेकिन हमारे पास ना तो इसकी कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सुविधा, और साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सख्त पाबंदियां थी कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस नहीं कर सकती थी। इसीलिए कमल नयन बजाज यूरोपियन कंट्रीज से टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स इंपोर्ट करके इंडिया में बेचते थे। लेकिन अब जल्दी ही बजाज के लिए कुछ नया होने वाला था। साल आया 1959, जब उन्हें गवर्नमेंट से प्रोडक्शन का भी लाइसेंस मिल गया और अगले ही साल कंपनी को बजाज ऑटो के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। लेकिन अब मुश्किल तो ये था कि आखिर प्रोडक्शन किया कैसे जाए, और इसके लिए बजाज ने इटली की एक फेमस ऑटोमेकर पियाजियो के साथ में एक डील साइन कर लिया, जिसमें उन्हें वेस्पा स्कूटर को भारत में बनाने और बेचने का लाइसेंस मिल गया। वेस्पा पियाजियो की एक सक्सेसफुल स्कूटर थी, जो इटली और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में काफी पसंद की जाती थी और इंडिया में भी लॉन्च के बाद इससे लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। सब सही चल रहा था और फिर 1965 में कमल नयन बजाज ने अपने बिजनेस की सारी जिम्मेदारी अपने बेटे राहुल बजाज को हैंडओवर कर दी, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आए थे। राहुल बजाज कंपनी के बिजनेस को तेजी से एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन एक तरफ जहां गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं था, वहीं दूसरी तरफ 1971 में पियाजियो ने भी अपने लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया। अब बजाज को अपना अस्तित्व बचाने के लिए खुद का एक टू व्हीलर मार्केट में उतारने की मजबूरी हो गई थी। पूरी की पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके 1972 में वेस्पा से ही इंस्पायर्ड एक स्कूटर चेतक को मार्केट में लॉन्च कर दिया। API लम्बर्टा के बाद चेतक भारत में बना दूसरा स्कूटर था, और अगर आपका जन्म 90s के दशक में या उसके पहले हुआ है तो आप बजाज चेतक स्कूटर के बारे में जरूर जानते होंगे। आपने कभी न कभी उसको जरूर चलाया होगा। इनफैक्ट मेरे घर वालों ने चेतक को आज भी संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो उनकी पहली गाड़ी थी। मार्केट में आते ही इसकी सेल्स इतनी तेजी से ऊपर गई कि बुकिंग कराने के बाद डिलीवरी के लिए लोगों को सालों वेट करना पड़ रहा था।
आम लोग बड़े शान से अपनी फैमिली के साथ पूरे परिवार को स्कूटर पे बिठा के चला करते थे और इस स्कूटर की इंडियन टू व्हीलर मार्केट में एक मोनोपोली हो गई थी। ये बजाज का वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स था। फिर आया 90s का वो दौर जब इंडिया में कई तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए गए और फॉरेन प्लेयर्स को भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का परमिशन मिल गया। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स तो सालों से वेट कर रहे थे कि कब वो इंडियन मार्केट में एंट्री ले पाएंगे और गवर्नमेंट के इस मूव ने उनको एंट्री लेने का एक मौका दे दिया। होंडा मोटर्स ने भी जब इंडिया में एंट्री करने में इंटरेस्ट शो किया तो 100 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस उनके पास पहुंच गए, जिनमें से होंडा ने 3 कंपनीज को सेलेक्ट किया, बजाज ऑटो, हीरो और काइनेटिक। लेकिन बजाज उस समय काफी बड़ा प्लेयर बन चुका था, इसीलिए होंडा ने 2 छोटे प्लेयर्स के साथ जाने का डिसाइड किया और इसी के साथ होंडा ने मोटरसाइकिल का बिजनेस हीरो को दे दिया और स्कूटर का बिजनेस काइनेटिक को दे दिया। बस यहीं से शुरुआत होती है बजाज के बुरे दिनों की। हीरो होंडा की मोटरसाइकिल और काइनेटिक होंडा के स्कूटर के चलते लोगों में गियर वाले स्कूटर की पॉपुलैरिटी काफी कम होने लगती है। इसका सीधा असर बजाज चेतक की सेल्स पे पड़ता है, क्योंकि उनका 80% रेवेन्यू चेतक के सेल से ही आ रहा था। बाकी रही सही कसर यामाहा RX 100 और राजदूत जैसे बाइक्स ने पूरी कर दी, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका था। बजाज ऑटो की वैल्यूएशन ईयर ओवर ईयर 40% की रेट से गिरने लगी और नौबत तो ये आ गई कि मार्केट एनालिस्ट अब बजाज ऑटो के अंत को देखने लग गए थे। राहुल बजाज ने जिस बजाज ऑटो को 7.5 करोड़ से 12,000 करोड़ की कंपनी बनाया था, उस कंपनी को वो अपने आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देख रहे थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करे। होंडा, यामाहा और सुजुकी के रिफाइंड और रिलायबल इंजन का मुकाबला चेतक नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब समय बदलने वाला था, क्योंकि कहानी में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे शख्स की जिसने बजाज ऑटो की किस्मत को पलट कर रख दिया। वो शख्स थे राहुल बजाज के बड़े बेटे राजीव बजाज, जिन्होंने 1988 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री हासिल की। उनकी सोच अपने पिता से बिल्कुल अलग थी, जिसकी वजह से उनके बीच काफी मतभेद भी रहते थे, कुछ मनमुटाव भी रहते थे, लेकिन अभी प्रायोरिटी थी बजाज को बचाने की। राजीव बजाज ने स्कूटर बिजनेस की हिस्ट्री को भूलकर बाइक प्रोडक्शन में आगे बढ़ने का फैसला किया और अर्ली 2000s में जापान की कावासाकी के साथ पार्टनरशिप में KV100, कावासाकी बॉक्सर, कैलिबर, एलिमिनेटर और विंड 125 जैसी बाइक्स को मार्केट में लॉन्च किया और साथ ही अफ्रीका, नाइजीरिया, मेक्सिको, लैटिन अमेरिका और फिलीपींस जैसी कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट भी करने लगे। बॉक्सर बाइक तो अफ्रीका की हाईएस्ट सेलिंग बाइक बन गई थी और बजाज कैलिबर को इंडिया में अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। लेकिन फिर भी बजाज ऑटो की मार्केट पोजीशन हीरो, होंडा, यामाहा और सुजुकी के सामने लगातार नीचे ही गिरती चली जा रही थी। राजीव बजाज को फील हुआ कि मार्केट को डिसरप्ट करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली चेंज किया। उस समय सारे मैन्युफैक्चरर्स इंडिया की मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर 100 सीसी की सेगमेंट में सस्ती लाइट वेट कम्यूटर बाइक्स बना रहे थे, लेकिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी, पहले से बेटर हो रही थी, जिससे उनकी परचेजिंग पावर में भी काफी ग्रोथ हुई थी। और इन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बजाज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने एक पावरफुल और परफॉर्मेंस बाइक को तैयार करने का काम शुरू किया और साल 2001 में एक रिवॉल्यूशन आया। पल्सर 150 और पल्सर 180 को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च किया गया। ज्यादा बड़े और पावरफुल इंजन्स, लॉन्गर व्हील बेस और मस्कुलर स्टाइलिंग के साथ पल्सर एक प्रीमियम बाइक थी, जिसमें डिस्क ब्रेक्स और साइड स्टैंड इंडिकेटर जैसे फीचर्स थे जो इसको दूसरे बाइक से अलग बनाते थे। ये प्रीमियम फील देते थे, लोगों को एक स्पोर्ट्स बाइक वाली फीलिंग आती थी। राजीव बजाज की डिफरेंट स्ट्रैटेजी काम कर गई और पल्सर ने मार्केट में ऐसी धूम मचाई कि बजाज ऑटो एक बार फिर कंपटीशन में वापस आ गया। इसके साथ ही 100 सीसी कम्यूटर सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 2006 में बजाज प्लैटिना को भी लॉन्च किया गया, जो कि आज भी एक टॉप सेलिंग बाइक है। निश्चित रूप से कावासाकी का साथ बजाज के लिए जीवन दान से कम नहीं था। उनके रिश्ते पल्सर के लॉन्च के बाद भी मजबूत बने रहे और 2009 में कावासाकी ने अपनी प्रीमियम बाइक्स के सेल और सर्विस के लिए भी बजाज के साथ एक डील साइन की और उनके प्रीमियम डीलरशिप के जरिए अपनी निंजा जैसी स्पोर्ट्स बाइक की सेल करने लगे। हालांकि राजीव बजाज के मन में एक कसक जरूर थी कि आखिर उनके पास फास्ट स्पोर्ट्स बाइक बनाने की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है। इसी दौरान उन्हें पता चला कि ऑस्ट्रिया की एक फेमस मोटर कंपनी KTM काफी बुरे टाइम से गुजर रही है और बैंकरप्सी की कगार पर है।
केटीएम एक बड़ा नाम था और उसकी टेक्नोलॉजी राजीव बजाज के सपने को हकीकत में बदल सकती थी। उसके पास वो पोटेंशियल था। बजाज ने तुरंत ही केटीएम के 14.5% स्टेक्स परचेज कर लिए और अपनी हिस्सेदारी को धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए आज 48% के कंट्रोलिंग पोजीशन पर आ गए हैं। इससे बजाज को दो फायदे हुए। सबसे पहले तो उन्हें जिस एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी वो उनको मिल गई, और दूसरी कि उनकी ब्रांड वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में काफी इंक्रीज हो गई कि भाई एक इंडियन कंपनी ने केटीएम को खरीद लिया है। बजाज ऑटो ने केटीएम की मदद से अपने पल्सर ब्रांड को अपग्रेड करके पल्सर एस और आरएस सीरीज को लॉन्च किया, जिसका यूथ में जबरदस्त क्रेज हुआ। दरअसल ऑस्ट्रिया में केटीएम बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट काफी ज्यादा थी, जिस वजह से उनकी बाइक्स काफी महंगी हुआ करती थी। लेकिन जब उनका प्रोडक्शन बजाज ने इंडिया में शुरू किया तो प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 30% से डिक्रीज हो गई, और जब इंडियन मार्केट में एक अफोर्डेबल प्राइस के साथ में केटीएम ड्यूक 200 को लॉन्च किया गया तो ये बाइक काफी पॉपुलर हो गई, और इसकी सक्सेस से इंस्पायर होकर केटीएम ने ड्यूक 390, RC 200 और RC 390 मॉडल्स को भी मार्केट में उतार दिया। लेकिन केटीएम से बजाज की नजदीकियां कावासाकी को चुभने लगी थी, क्योंकि कावासाकी और केटीएम दोनों एक ही सेगमेंट में बाइक्स का प्रोडक्शन करती थी, और इंडिया में केटीएम बाइक्स का रेट नीचे आने से कावासाकी की सेल्स पर काफी असर पड़ने लगा था, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक एंथुजियास्ट अब कम पैसों में ही सेम परफॉर्मेंस सेम पावर वाली केटीएम के ऊपर में जाना प्रेफर करते थे। हालांकि ऑफिशियली तो इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की अगर आप माने तो बजाज और कावासाकी के बीच मार्केटिंग और ब्रांडिंग को लेकर के भी कुछ डिस्प्यूट्स काफी टाइम से चल रहे थे। और इसी के साथ बजाज के मुश्किल टाइम में भी जब कावासाकी ने अपने स्पोर्ट्स बाइक की टेक्नोलॉजी बजाज के साथ शेयर नहीं की तो वो बात भी बजाज के मैनेजमेंट को काफी खटक रही थी। बजाज की मैनेजमेंट इस बात से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। कावासाकी को बजाज से अलग होने का अंदेशा पहले से ही था, इसीलिए 2010 में कावासाकी ने महाराष्ट्र के पुणे में इंडिया कावासाकी मोटर्स के नाम से अपना एक प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करके अपने सप्लाई चेन को भी मजबूत करना स्टार्ट कर दिया, और आखिरकार 2017 में कावासाकी ने इंडिया में बजाज के साथ अपना सेल्स और सर्विस एग्रीमेंट खत्म कर दिया। खैर, अब बजाज को इससे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि केटीएम के साथ आने के बाद 100 सीसी सेगमेंट में प्लैटिना और डिस्कवर से लेकर पल्सर जैसी परफॉर्मेंस बाइक्स और डोमिनार और ड्यूक जैसी शानदार स्पोर्ट्स बाइक बजाज के पोर्टफोलियो में मौजूद थी। और अगर थ्री व्हीलर की बात करें तो हमारे दिमाग में सिर्फ बजाज ऑटो रिक्शा का ही ख्याल आता है। 2017 में ही बजाज ने यूके की ट्रायम्फ मोटरसाइकिल के साथ मिड साइज बाइक के प्रोडक्शन और सेल्स के लिए भी एक ग्लोबल पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत उन्होंने अभी जून 2023 में स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X बाइक्स को लॉन्च किया है। आज बजाज ऑटो की 2 व्हीलर और 3 व्हीलर दुनिया के 70 अलग अलग देशों में बेचे जाते हैं, और यही वजह है कि उनके टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 50% सिर्फ एक्सपोर्ट से ही आता है। बजाज आज वर्ल्ड की टॉप 5 लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में आती है। ये कहानी हार जीत, उतार चढ़ाव और सक्सेस फेलियर की है। कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेहनत करके एक कंपनी को बनाया गया है, ये उस बात की कहानी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।